जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे संथाल रिवॉल्ट के बारे में, तमर रिवॉल्ट और खरवार मूवमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले संथाल रिवॉल्ट से। देखिए यहाँ पर बीपीएससी मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इनको आप जो है प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे द हिंदू की एक पेपर कटिंग भी है जिसमें संथाल रेबेलियन के बारे में निकला हुआ था, आप चाहे तो उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संथाल रिवॉल्ट। तो संथाल रिवॉल्ट को हम संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं या इसको संथाल रेबेलियन भी बोलते हैं। और इस रेबेलियन की शुरुआत हुई थी झारखंड से और ये रेबेलियन जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में था और संथाल पीपल्स के द्वारा, संथाल टाइप्स के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ये फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट था हमारे इंडिया का। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। और इस रिवॉल्ट का मेन कारण रहा परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, 1793 में आया लैंड सेटलमेंट एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो ज़मींदार थे, जो पहले केवल टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, अब उन ज़मींदार को बना दिया गया लैंडलॉर्ड्स। तो अब ज़मींदार के पास ये राइट आ गया था कि वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते थे या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी कर सकते थे किसी और को। और इसके अलावा ज़मींदार के पास एक टाइप के जो हेरिटरी राइट्स हैं वो आ गए। तो इसी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के विरोध में स्टार्ट होता है संथाल रिबेलियन। और ये स्टार्ट होता है 30 जून 1855 को। और इसी के बाद 10 नवंबर 1855 से लेकर के 3 जनवरी 1856 तक जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और जब ये मार्शल लॉ सस्पेंड किया जाता है तो उस टाइम तक इस रिवॉल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है। संथाल विद्रोह के लीडर्स रहे मुर्मू ब्रदर्स, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव शामिल हैं। ठीक है, तो ये चारों भाई ने जो है मिलके लीड किया संथाल विद्रोह को। और संथाल विद्रोह जो था वो मोस्ट मैसिव रिवॉल्ट था, मतलब जितने भी रिवॉल्ट हुए थे ट्राइबल, उसमें से सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट था वो संथाल रिवॉल्ट था। और संथाल विद्रोह का मेन एम था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जड़ से उखाड़ के यहाँ से निकाल देना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संथाल्स के बारे में, बैकग्राउंड देखेंगे। तो देखिए जो राजमहल हिल वाला जो एरिया था, यहाँ पे पहले एक पहाड़िया नाम की ट्राइब रहा करती थी। लेकिन जो यहाँ की ज़मीन है वो यहाँ के लोकल ज़मींदार और मनी लेंडर्स के द्वारा जो है वो संथाल ट्राइब को रहने के लिए दे दिया जाता है। तो संथाल ट्राइब जो है यहाँ रहने लगती है और धीरे धीरे ये लोग जो है यहाँ पे खेती करने लगते हैं। तो पहले जंगल था, फिर जंगल को जो है क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड जो है इन्होंने अपना जो है बनाया। इसके पहले से वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं था। और जो पहाड़िया थे वो राजमहल हिल में जो है और अंदर ये लोग चले गए और संथाल जो है इस एरिया में अब रहने लगे। और धीरे धीरे जो संथाल्स की पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज़ होने लगा। तो लगभग 1838 में 3000 संथाल्स केवल थे और वहीं 1851 आते आते लगभग 82,000 की पॉपुलेशन संथाल्स की हो गई थी। और पहले शुरू में स्टार्टिंग में केवल 40 गांव थे और अभी गांव बढ़ के जो है 1473 विलेज टोटल जो है वो हो गए थे। और जो ये लैंड था संथाल का, संथाल इसको बुलाते थे दामने को। दामने को का मतलब हुआ लैंड ऑफ संथाल्स। तो ये ज़मीन जो है वो यहाँ के लोकल ज़मींदार और जो महाजन वगैरह थे उनके द्वारा ही दिया गया था। तो स्टार्टिंग में जो थे बहुत सपोर्टिव थे संथाल्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है इनका जो है सपोर्ट कर रहे थे और ये ब्रिटिशर्स को बुलाते थे दिकूज यानी आउटसाइडर्स। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि संथाल्स को ये लगता है कि इतनी मेहनत से हमने जो है यहाँ का जंगल जो है हटाया है और एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो बनाया है और हम एग्रीकल्चर अब कर रहे हैं, और जो यहाँ के मनी लेंडर्स जो ज़मींदार हैं इनके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो हम लोग से वसूला जा रहा है और धीरे धीरे जो ज़मीन है वो हम लोग के हाथ से निकल रही है। और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो भी अलग से जो है टैक्स वगैरह लगा रहे थे। और उस टाइम के जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे यानी जो पैसे वगैरह उधार पे देते थे, इनके द्वारा भी बहुत हाई टैक्स वसूल किया जा रहा था। और मान लीजिए जो पैसा नहीं दे रहा था उसका लैंड जो है वो ये लोग कैप्चर कर ले रहे थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कॉज रहा इस रिवॉल्ट का। तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉज के बारे में। तो देखिए जो वहाँ पे साहूकार और महाजन थे, इन्हीं से ही संथाल लोग जो है पैसे वगैरह लिया करते थे। क्यों लेते थे? मान लीजिए जैसे खेती करना है तो उसके लिए बीज की आवश्यकता है, तो इसलिए जो है पैसे उधार पे लेते थे। तो इन लोग के द्वारा जो है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों से चार्ज किया जाता था। और अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, कोई पैसा नहीं चुका पाया, तो इनकी ज़मीन ये लोग कैप्चर कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो जो लैंड थी संथाल्स की, जिसको ये दामने को बुलाते थे, वो लैंड का जो अमाउंट था अब धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगा क्योंकि धीरे धीरे सब लोग जो है इस डेप्ट वाले जो जाल है उसमें फंसते जा रहे थे। और वहीं अगर ये शिकायत करने जाते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास, तो सीधी बात है कि भाई कि ज़मींदार और साहूकार उनको पैसा दे रहे हैं तो उनको तो सपोर्ट करेंगे नहीं संथाल्स को ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो साहूकार और ज़मींदार को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। अब इतना ही कम नहीं था कि इसके ऊपर से अंग्रेज़ क्या करते हैं कि एक एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी का जो है एक एक्ट लेके आते हैं और इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो संथाल्स होंगे, जो ट्राइब्स होंगे, वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्ट की वजह से भी जो संथाल्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं।
इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इनसे मजदूरी भी करवाई जाती है ज़बरदस्ती, और भागलपुर से लेके बर्धमान के बीच में जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, और इसका जो मुआवजा है, पैसा वगैरह है जो, वो पैसा भी इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है मजदूरी का। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक कॉज। अब बात करते हैं रिलीजियस कॉज के बारे में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आ सकते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए इंडिया में, उन्होंने ट्राइबल लोगों को अपना टारगेट बनाया कि इनको जो है इनका धर्म परिवर्तन करवाना ज़्यादा आसान है। और कहीं ना कहीं संथाल्स को लग रहा था कि ये उनके धर्म के ऊपर, उनके जो रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर खतरा है। तो ये रहा हमारा रिलीजियस कॉज। उसके बाद हम बात करते हैं क्या रहा सोशियो पॉलिटिकल कॉज। तो देखिए, संथाल्स के द्वारा दो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ किए जाते थे। पहला है मांझी सिस्टम और दूसरा है परहा पंचायत। तो एक टाइप की यहाँ पे ग्रुप मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन जो है इनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ऐसे ऐसे लॉज बन गए थे कि इनकी जो ये मीटिंग है ये नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से भी इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके बाद बात करते हैं इमीडिएट कॉज के बारे में कि इस रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था। तो 1855 के जून महीने में क्या होता है कि एक चोरी का इंसिडेंट होता है, और उसमें जो है कुछ संथाल पीपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है लोकल पुलिस के द्वारा, और बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की जाती है। तो इससे जो है लोगों के बीच का जो गुस्सा है वो फूट जाता है, और वो क्या करते हैं कि जो वहाँ का इंस्पेक्टर रहता है उसको ये लोग मार देते हैं। तो ये था इमीडिएट कॉज इस रिवॉल्ट का। उसके बाद 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू के लीडरशिप में जो है लगभग 6000 संथाल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, और ये इकट्ठा होते हैं भागनी डी में। और इनके पास जो भी हथियार रहते हैं छोटे मोटे, जैसे बो और एरो इनके पास है, तो ये लेके यहाँ पे आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि वी विल इस्टेब्लिश स्वराज। और यहाँ पे सिद्धू और कान्हू जो है इनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम एक नई रेवेन्यू पॉलिसी लेके आएंगे, और जो हमारे जस्टिस का सिस्टम होगा वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम पे ही बेस्ड होगा। और यहाँ पर सिद्धू और कान्हू के द्वारा कहा जाता है कि इनके सपने में संथाल के भगवान आए थे, सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा जो है इनके सपने में आए थे, और उन्होंने कहा है कि डिकूस के अगेंस्ट आपको फाइट करना है, यानी जो आउटसाइडर्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको फाइट करना है, और स्वराज यानी अपना रूल इस्टेब्लिश करना है जो दामिने को वाला इलाका है उसमें। तो इस रिवॉल्ट के तहत संथाल्स के द्वारा कई पुलिस स्टेशन पे अटैक किया जाता है। इसके अलावा कई महाजन को ये मर्डर कर देते हैं, कई साहूकार को जो है ये लूट लेते हैं, और कुछ ही टाइम पीरियड पे ये दामिने को के रीजन में जो है बहुत तेज़ी से ये रिवॉल्ट जो है वो फैलने लगता है। और इसके अलावा धनबाद का एरिया, भागलपुर, सिंहभूम, ठीक है, वीरभूम का जो एरिया था, यहाँ पे भी ये रिवॉल्ट जो है तेज़ी से फैलने लगता है, और धीरे धीरे जो रेवोल्यूशनरीज़ की संख्या थी उसमें वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 6000 थे, और कुछ ही दिन में 60,000 लोग इस रिवॉल्ट में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या रीज़न रहा इस मूवमेंट के डिक्लाइन में। तो इस रिवॉल्ट को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो है मार्शल लॉ दामने को रीजन में लगा दिया जाता है, और लगभग आर्मी की 10 बटालियन भेजी जाती है ताकि इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया सके। लेकिन बहुत बुरी तरीके से ये जो बटालियन है वो हार के वापस आ जाती है, और इस बटालियन को लीड कर रहे थे मेजर बारो। तो ये बहुत बुरी तरीके से हार के यहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद सरकार जो है वो एक बड़ी यूनिट आर्मी की भेजती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट थॉमसन और कैप्टन अलेक्जेंडर के अंडर में जो है एक बड़ा आर्मी का ट्रुप भेजा जाता है, और इस बार जो है ब्रिटिश सरकार अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है, और लगभग 15,000 संथाल जो है वो यहाँ पे मारे जाते हैं, जिसमें सिद्धू और कानू की भी मौत हो जाती है, और उसके बाद ये रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं इस रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो देखिए, जो भागलपुर और राजमहल हिल के जो बीच का एरिया था उसको अलग कर दिया जाता है, और नाम दिया जाता है संथाल परगना, और इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इट विल बी अ नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है एक टेनेंसी लॉ लाया जाता है संथाल परगना के लिए, और इस टेनेंसी लॉ के अंदर कहा जाता है कि हर गांव में, हर विलेज में एक विलेज हेड जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, और साथ ही साथ एक विलेज ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा जो कि जुडिशियल और पुलिसिंग से रिलेटेड जो काम है वो देखेगा। और उसके अलावा जो मांझी सिस्टम था, जो इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो यहाँ फिर से लागू रहेगा। तो इस रिवॉल्ट के बाद जो है ये चेंजेस जो है लाने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं इस रिवॉल्ट के इंपॉर्टेंस की। तो देखिए, संथाल रिवॉल्ट जो है ये ऐसा रिवॉल्ट था जहाँ पहली बार मांग की गई थी स्वराज की, यानी सेल्फ रूल की जो मांग है वो पहली बार की गई थी, और बाद में यही मोटो बन जाता है हमारे नेशनल मूवमेंट का। और सिद्धू और कान्हू ने इसको बहुत ही अच्छे से लीड किया, और बहुत ही कम टाइम में ये रिवॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा एरिया में फैल चुका था। लेकिन भले ही सिद्धू और कान्हू को मार दिया गया या इसके अलावा बाकी लोगों को मार दिया गया, लेकिन इस रिवॉल्ट का सबसे बड़ा आउटकम ये रहा कि यहाँ पर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, और नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट जो है इसको घोषित कर दिया गया।
तो भले ही स्वराज ना मिला हो, लेकिन इस विलेज को जो है ऑटोनॉमी मिल गई इस संथाल रिवॉल्ट की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रिवॉल्ट बाकी रिवॉल्ट से कैसे अलग है। तो संथाल रिवॉल्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, और जो सिद्धू और कान्हू थे वो अच्छे लीडर साबित हुए, क्योंकि बहुत कम टाइम में लगभग 60,000 लोगों ने इस रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत छोटे से वक्त में रिवॉल्ट जो है बहुत तेज़ी से फैल चुका था। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी अदर मूवमेंट से, तो बाकी जो मूवमेंट्स थे वो इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, और ना ही इतने लार्ज संख्या में जो है किसी ने पार्टिसिपेट किया था। एंड संथाल रिवॉल्ट इज़ अ रिवॉल्ट विच हैज़ शुक द नर्व ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इस रिवॉल्ट में जो वेपन और टैक्टिक्स का यूज़ किया गया वो भी बहुत अच्छा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए कि उनके पास बो और एरो थे, तीर और धनुष थे। उसके बाद भी जब पहली ट्रुप आती है तो उनको वो हरा देते हैं। सोचिए कि सिर्फ बो और एरो के होने की वजह से उनकी टेक्निक कितनी अच्छी रही होगी कि वो हराने में जो है कामयाब रहे। इसके अलावा इसमें हमें ट्रेंड लीडरशिप देखने को मिली, तभी तो बहुत ही छोटे टाइम में ये रिवॉल्ट इतनी जल्दी जो है इतने बड़े रीजन में स्प्रेड हो पाया, क्योंकि इतने कम टाइम में एक बड़ी संख्या में लोगों को अपने तरफ खींचना ही एक बहुत बड़े लीडर की क्वालिटी होती है। इसके अलावा इट वॉज ए ब्लो ऑन ब्रिटिश पावर्स, तभी तो ब्रिटिशर्स ने जो टीनेंसी एक्ट है वो पास किया। और ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटिशर्स को उसको सप्रेस करने के लिए वहाँ पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और इस मूवमेंट की वजह से लोगों के अंदर हमको एक देशभक्ति की भावना देखने को मिली, यानी अपने ज़मीन अपने मिट्टी के प्रति जो है एक देशभक्ति की भावना भी इस मूवमेंट से स्टार्ट हुई। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो लोगों के बीच में डेवलप हुई। और ये रिवॉल्ट कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि एक लार्जर रिवॉल्ट की शुरुआत है, और इसी नेशनलिज्म की भावना से हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस रिवॉल्ट का इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इस रेबेलियन ने प्रमोट किया कि जो संथाल ट्राइब्स हैं वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जो है प्रोटेक्ट करके रखें। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे इनके द्वारा जो है टेनेंसी एक्ट पास किया गया, ठीक है। और उसी के थ्रू जो है संथाल्स को प्रोटेक्शन मिला, जो उनकी लैंड थी उनको प्रोटेक्शन मिला। और इसी रिवॉल्ट के थ्रू लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो बाहर आई। इसीलिए जो संथाल मूवमेंट है वो वन ऑफ द ग्रेट मूवमेंट है हमारी हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमर रिवॉल्ट के बारे में। तो देखिए जो तमर विद्रोह था वो भी लैंड की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको इंग्लिश कंपनी के द्वारा, तहसीलदार और ज़मींदार के द्वारा और दिकूस के द्वारा जो है एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। और तमर रिवॉल्ट की शुरुआत होती है 1782 में। और उस टाइम छोटा नागपुर एरिया वाले में जो ओरान ट्राइब रह रही थी, तो इनको जो है लैंड लॉर्ड्स यहाँ के एक्सप्लॉयट कर रहे थे। तो इसीलिए 1782 में ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है, और लगभग 1794 तक ये रिवॉल्ट चलता है। और तमर रिवॉल्ट को लीड किया ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। तो देखिए 1807 में क्या होता है कि जो मुंडा ट्राइब रहती है वो दुख मंकी की लीडरशिप में जो है अपना रिवॉल्ट स्टार्ट करती है। वहीं 1819 से 1820 के बीच में रुग्गू और कोंटा इनके लीडरशिप में जो है ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये रिवॉल्ट कई बार हुआ, जैसे 1807 में हुआ, 11 में हुआ, 17 में हुआ, 1820 में हुआ, ठीक है। तो मेनली इसमें मुंडा ट्राइब और ओरान ट्राइब ने जो है अपनी आवाज़ उठाई। तो 1807 में रुग्गू और कोंटा के लीडरशिप में जो रिवॉल्ट हुआ, उसी को देखते हुए 1809 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि ज़मींदारी पुलिस फोर्स अपॉइंट करती है, ताकि जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसमें शांति बनाए रखा जाए। तो देखिए बात करते हैं खरवार मूवमेंट के बारे में। तो ये खरवार मूवमेंट जो था वो एक ट्राइबल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। ये मूवमेंट हुआ झारखंड में, और इस मूवमेंट ने लोगों को सिखाया मोनोथिज्म, यानी एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर को मानिए। तो ये एक टाइप का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। लेकिन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से धीरे धीरे इसमें चेंज हुआ, और ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बन गया। और इस मूवमेंट को लीड किया भागीरथ मांझी ने। और भागीरथ मांझी जो हैं ये खरवार ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसीलिए इस मूवमेंट को भागीरथ मांझी मूवमेंट भी कहा जाता है। और जो खरवार मूवमेंट था ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये मूवमेंट था, लेकिन ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1874 में भागीरथ मांझी की लीडरशिप में। इसके अलावा एक सफोहर मूवमेंट भी है। तो सफोहर मूवमेंट की तरह ही ये भी एक स्टार्टिंग में जो है रिलीजियस मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन इस मूवमेंट को दूसरा रूप दिया भगवान दास ने राजमहल हिल वाले एरिया में, और लंबोदर मुखर्जी ने दुमका वाले एरिया में। तो भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी के द्वारा जो है इस मूवमेंट को नया रूप दिया गया। तो इस मूवमेंट के अंतर्गत भागीरथ मांझी ने क्या किया कि नॉन कोऑपरेटिव पॉलिसी का यूज़ किया, यानी ये कहा कि अपने आप को जो है किंग डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि अब मैं ही जो है अपने गाँव का जो सारा रेंट वगैरह है, जो टैक्स है वो कलेक्ट करूँगा, और आपको अंग्रेज़ों को पैसा देने की, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
तो भागीरथ मांझी ने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया बाउंसी विलेज का, और यहाँ पे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का जो काम है ये खुद देखने लगे और कहा कि कोई भी अंग्रेज़ों को जो टैक्स है वो नहीं देगा। और बाद में इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यूज़ किया हमारे गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यूज़ किया गया था और वो इसी मूवमेंट से इंस्पायर था। भागीरथ मांझी का जन्म तलदिया विलेज गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और जो इस मूवमेंट का दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ वो 1881 के सेंसस को लेकर के स्टार्ट हुआ। भागीरथ मांझी को बाबा नाम से भी जानते थे, जो ट्राइबल्स थे इनको जो है बाबा नाम से भी बुलाते थे। अब बात करते हैं अपराइजिंग के फैक्टर्स की। तो देखिए कई फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिवॉल्ट जो है भड़का। इसमें से जो पहला फैक्टर था वो ये था कि स्टार्टिंग में तो अपने लैंड के ये खुद मालिक हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो है सारा लैंड जो है वो ज़मींदार और जो उस समय के ताल्लुकदार थे उनके पास चला गया था। और जैसे जैसे लैंड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्ट्स थे अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए, वैसे वैसे जो इनकी ज़मीनें थीं वो प्राइवेट लोगों के पास चली गईं, यानी जो दिकूज जिनको ये बोलते थे उनके पास इनकी ज़मीनें जो हैं वो चली गईं। इसके अलावा इनके द्वारा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता था, यानी जैसे इस साल जो है इस ज़मीन पे फसल उगाए हैं, अगले साल जो है किसी और ज़मीन पे उगाएंगे। तो इससे क्या होता था कि उस ज़मीन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहता था। तो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इसको भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो उस टाइम की पुलिस थी, जो व्यापारी थे, जो मनी लेंडर्स थे, ये सभी मिल के जो है ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे ये ज़बरदस्ती इनको जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और इनका जो ट्रेडिशनल बिलीफ और जो कस्टम था उससे ये छेड़छाड़ कर रहे थे। और इसीलिए कुछ मूवमेंट हमको ऐसे देखने को मिले जो इन रिलीजन्स के विरोध में हुए। जैसे पहला था चोर अपराइजिंग, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और भील विद्रोह। ठीक है, तो इन विद्रोहों में कहीं ना कहीं एक रीज़न जो है वो रिलीजन का भी था। और कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स भी रहे जो लैंड और फॉरेस्ट एरिया के लिए लड़े गए, जैसे खासी अपराइजिंग, अहोम रिवॉल्ट, सिंगपो रेबेलियन और कुकीज़ रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट जो है ये मेनली लैंड और फॉरेस्ट एरिया के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ट्राइबल रिवॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए सभी ट्राइबल रिवॉल्ट में एक चीज़ कॉमन थी कि जो बाहर से आए थे लोग उनको ये लोग दिकूज बोलते थे। ठीक है, और इन्हीं को ये अपना एनिमी मानते थे। जो दिकूज थे इनको ही अपना एनिमी मानते थे। और कहीं ना कहीं जो मनी लेंडर्स थे और जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, इन्हीं को ये लोग देखते थे कि एक तरह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए जो इनके अंदर गुस्सा था वो एज ए रिवॉल्ट जो है वो बाहर आया। और ट्राइबल लोगों को लगता था कि ये हमारे ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे पूर्वज करते चले हुए आए हैं, और हमको जो है ये उसको फॉलो नहीं करने दे रहे हैं। तो हमारी जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, ये उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो जनजातीय विद्रोह है उसमें एक हमको बूम देखने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया गया है। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास नए नए वेपन्स थे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ थी, तो उसके सामने इनका जो छोटा मोटा हथियार है या जो तीर धनुष है वो कितने टाइम के लिए टिक पाता। तो ये सारे जो सिविल रिबेलियन हमको देखने को मिले हैं, ये देखने को मिले हैं जब अंग्रेज़ जो हैं वो एंटर किए हैं बिहार और बंगाल वाले एरिया में, और अपना डोमिनेंस और पावर दिखाना जब स्टार्ट किए हैं। और एकाएक इनके द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया गया है उस वजह से भी हमको ये रिवॉल्ट जो है वो देखने को मिले हैं। और अंग्रेज़ों की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाली पॉलिसी थी, इसने पेट्रोल में बिल्कुल आग की तरह काम किया है। भले ही सभी रिवॉल्ट सक्सेसफुल ना हुए हों, लेकिन इनका एक हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसीलिए जो संथाल रिवॉल्ट था उसके वजह से ही टेनेंसी जो एक्ट था वो पास किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।